आज तक की मध्य प्रदेश पंचायत के इस आखिरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, जिन्हें लग रहा है कि पिछली दफा उन्हें पूरा मौका नहीं मिला और पिछले 4 साल से यहां पे डटे हुए हैं इस उम्मीद में कि 2023 में इन्हें पूरा मौका मिलेगा। कमलनाथ जी, स्वागत है आपका। ज्यादातर आपका राजनीतिक करियर दिल्ली में रहा है, लेकिन पिछले कई साल से आप यहां पे एकदम जमे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो पहले आपको एक तरीके से आधा मौका मिला फिर छिन गया, इस दफा आपको पूरा मौका मिलेगा दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में वाकई में कमलनाथ का विजन क्या है? मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। वो जानते हैं पिछली दफे उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, कैसे सरकार गई, कैसे सौदा हुआ। आज के दिन मुझे ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश का हर मतदाता ये बात जानता है। और ये चुनाव कमलनाथ या कांग्रेस या भाजपा का नहीं है। ये चुनाव जो अगले 3 महीनों में है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है और वो तस्वीर अपने सामने रखते हुए वो मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला करेंगे। क्या है वो तस्वीर, क्या है वो विजन, क्या है वो चीजें जो आप करना चाहते हैं? अगर आपको पूरा मौका मिले, आप करने की तरफ कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, हमारे कृषि क्षेत्र की है। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% किसान नहीं है, पर अर्थव्यवस्था, आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी कृषि क्षेत्र पर आधारित है। कृषि क्षेत्र हमारा मजबूत रहे, कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति होए, तभी तो किराने की दुकान चलेगी। गांव में किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, जब उसकी जेब में पैसा होए, किसानों के साथ न्याय होए, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही नौजवान, आज के नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये आज चुनौतियां सब समझते हैं। छोटा व्यापारी है, कितना तरसते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। एंड कोई कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी कह लूं, आज सब एहसास कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% सोशल मीडिया में है। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। तो आज के मतदाता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से जब आप जाते हैं प्रचार करने के लिए? आप कह रहे हैं कि वोटर आपको ज्ञान देते हैं जब आप प्रचार करने के लिए जाते हैं। क्या ज्ञान मिल रहा है आपको वोटर से? मैंने 44 साल चुनाव लड़ा है और जीता है, सही बात है ना। मैं पहचानता हूं। आज मैं अशोकनगर से अभी थोड़ी देर पहले लौटा हूं। मैं देखता हूं वोल्टेज क्या है, आज आम लोगों में वोल्टेज क्या है। ये वोल्टेज सब बात कहती है, भाषण क्या हुआ, भीड़ कितनी थी, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर वोल्टेज क्या है, और ये वोल्टेज मैं पहचानता हूं। तो इस हॉल की वोल्टेज क्या है? इस हॉल की छोड़िए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो सब समझ रहे हैं। इस हॉल की वोल्टेज तो आपको बताने वाली नहीं है, ना उनको बताने वाली है। नहीं, क्योंकि ज्यादातर शहरों में तो भाजपा का वोट पड़ता है। जैसे भोपाल में इस वक्त है, बड़े बड़े शहरों में तो भाजपा बड़े मार्जिन से जीतती है। देखिए, भाजपा आज कोई परंपरागत भाजपा की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत कांग्रेस की सीट नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव या वार्ड कांग्रेस का नहीं है, आज कोई परंपरागत गांव ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। आज बाप बेटा भाई भतीजा अलग अलग वोट डालते हैं। ये हमें याद रखनी है बात। बहुत परिवर्तन हुआ है राजनीति में। ये परिवर्तन हमें समझना है कि पिछले सालों में कितना राजनीति में परिवर्तन हुआ है। राजनीति आज बहुत स्थानीय हो गई है और ये स्थानीय राजनीति ही मैं समझता हूं सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी आगे आने वाले चुनाव को। ये आप चाहते हैं कि राजनीति स्थानीय हो, लेकिन
बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाती है। वो कहते हैं कि मोदी जी को वोट दो, और ये स्ट्रेटेजी कई कई राज्यों में काम भी की है। चलिए, कर्नाटक में काम नहीं की, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में, कई और राज्यों में मोदी जी की शक्ल दिखा के विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं बीजेपी। देखिए, आज के दिन सब अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव मोदी जी पर नहीं है, और मोदी जी की लोकसभा का चुनाव है, उस पर वो तय करेंगे। पर विधानसभा में मैं सोचता हूं मोदी जी अपनी बात कह लेंगे, हम भी अपनी बात कह लेंगे, पर अंत में जो मैंने कहा स्थानीय राजनीति, ये मैं नहीं कह रहा, ये राजनीति स्थानीय हो गई है। और जब ये स्थानीय राजनीति है, ये अपने आसपास देखेंगे, ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। क्या आप ये मानते हैं कमलनाथ जी कि जो मुख्यमंत्री की स्कीम है लाडली बहना योजना, उसके आने के बाद महिलाओं में खास तौर से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, और उसके बाद उन्होंने अब एलपीजी सिलेंडर का दाम भी कम कर दिया है, 450 रुपए कर दिए। आज सुबह ठीक उस कुर्सी पे जहां आप बैठे हैं, शिवराज जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी तो वादा कर रहे हैं, उससे पहले मैं तो करता ही चला जा रहा हूं। कितनों को सिलेंडर दिया 450 में? अभी तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता परिचित हैं कि जिसने 22,000 घोषणाएं कर दी। आज मैं अशोकनगर में था, मुझे कहते हैं जी इन्होंने कहा था कॉलेज बनेगा यहां, आज तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। ये आम जनता देख रही है। तो शिवराज सिंह कोई भी घोषणा करें, इन्होंने लाडली बहन 18 साल बाद याद रखी, 4 महीने पहले चुनाव के। आप सोचते हैं क्या हमारी बहनें मूर्ख हैं? ये नहीं समझ रही। पर सर, आपने ओपिनियन पोल में देखा होगा, पहले बीजेपी का ग्राफ पीछे था, जब से स्कीम आई तब से ग्राफ तो बेटर हुआ है। ये ओपिनियन पोल क्या है? मैं कोई ओपिनियन पोल में नहीं जाता, मैं अपने पोल में जाता हूं। तो आपका पोल क्या कह रहा है? मैंने कहा मेरा पोल तो वोल्टेज में जाता है। आज हमारी बहनें हुए आज शिवराज सिंह अपना पाप, 18 साल का पाप धोने के लिए ये सब घोषणाएं कर रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं। इसमें क्या क्रियान्वित होता है? सब समझ रहे हैं कि ये तो मेहमान हैं, इनको तो हम विदा करने की विदाई का ये तोहफा दे रहे हैं। नहीं, पर आप भी कुछ अलग वादा थोड़ी कर रहे हैं। जो वो अभी कर रहे हैं, आप भी जो आपके 11 वायदे हैं, उसमें भी तो ज्यादातर वैसी ही चीजें। अगर वो 1200 रुपए दे रहे हैं तो आप 1500 रुपए दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने इससे पहले केंद्र में कई सारे आर्थिक विभाग चलाए, और आप जानते हैं कि सरकार को, आप कहते भी थे उस टाइम पे कि सरकार को उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी उसकी आमदनी है। लेकिन यहां पर तो वैसे ही वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा, उस पर आप और रेवड़ी कहिए, लॉलीपॉप कहिए, जो मर्जी कहिए, आप देते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? जब हमारी सरकार 2018 में थी, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। सब कहते थे कैसे माफ होगा? माफ हुआ पहली किश्त में। मैंने कहा मैं 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दूंगा, दी नहीं। पर तो ये कह देना, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि हम 1500 देंगे या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, मैं जानता हूं कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, आर्थिक बोझ क्या पड़ने वाला है। पर आज मध्य प्रदेश में कितना पैसा लूटा जाता है। अगर हम वो लूट को बचा लें, कितनी योजनाएं हैं जो अधूरी है। मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं चल नहीं रही, उससे ज्यादा तो बंद है। क्यों? ये सब भ्रष्टाचार। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, यहां भी जो बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, वो या तो भ्रष्टाचार के गवाह हैं या भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सर, आपकी भी तो सरकार थी बीच में, तब कौन सा राम राज्य था? ये ईडी सीबीआई का मैं प्रोब पढ़ रहा था, 281 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि जो इर्द गिर्द लोग थे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अलग अलग चार्जेस लगे कि लोगों से उगाही कर रहे थे आपके टाइम पर भी। देखिए, ये कहने वाली बातें हैं। आज जो हुआ मेरे कार्यकाल में, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। और जनता, मुझे विश्वास है, जो हुआ हमारे 15 महीने के कार्यकाल में, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, जनता गवाह है। जो हुआ सो हुआ, मुझे इसकी कोई सफाई नहीं देनी। पर शिवराज सिंह जी तो 18 साल का हिसाब दें,
सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भारतीय राजनीति के शातिर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है कि बहुत चतुर हैं आप। आपकी नाकों तले आपकी सरकार लुट गई, छोड़ के विधायक चले गए, आप रोक नहीं पाए। इसी तरह का चैलेंज अशोक गहलोत जी के लिए था राजस्थान में, उन्होंने तो रोक लिया, आप क्यों फेल हो गए? क्योंकि मैं सौदा करने को तैयार नहीं था। मैं सौदा कर लेता, हमारी सरकार बच जाती। मेरे पास तो विधायक आते थे कि हमें आज 5 करोड़ मिले। मैंने कहा मौज करो, मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और मैंने कहा मैं सौदा किसी से नहीं करूंगा। जब ये बेंगलोर में थे, मुझे फोन करते थे, ये तो विधायक आज भी है ना, मुझे फोन करते थे। एक विधायक तो मेरे पास आया, मैं सुनाऊं आपको कहानी। मुझे कहता है, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री निवास पर आए, कहते हैं आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिला है। मैंने कहा मौज करो। तो कहता है कि देखिए मेरे 5 साल 4 साल और हैं, इन्होंने कहा 20 करोड़ देंगे, मैं तो 20 करोड़ कमा नहीं पाऊंगा, तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं कह रहा हूं मौज करो, संभाल के रखना पैसे। तो कहता है ठीक है जी। तो मैंने कहा संभाल के रख रहे हो ना? कहता है इसीलिए तो मैं आया हूं आपके पास, पैसे मेरे कार में है, मेरी मोटर में है बाहर खड़ी हुई, आप मेरे लिए जमा कर लो। ये हवाबाजी नहीं कर रहा था। तो ये तो बात थी। कईयों ने मुझे कहा इतना पैसा मिल रहा है, मुझे कहते थे बेंगलोर से फोन में कि हम कह रहे हैं आज इस्तीफा दे दो, 5 करोड़ ले लो। ठीक है, ये मैं सौदा करने को तैयार नहीं था कुर्सी बचाने के लिए, और ये केवल सौदे की बात थी। पैसे तो आपके पास ही बहुत है। पैसे से क्या मतलब? पैसे हों या नहीं हों, ये तो सौदा करके मैं कुर्सी में नहीं बैठता, सीधी बात है। पर कहीं आपको ये एहसास हुआ कि इस तरह से साजिश षड्यंत्र रचा जा रहा है आपकी मुझे सरकार? 2 महीने से पता था, मुझे 2 महीने से पता था कि क्या किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी कि बीजेपी दूसरी सीट राज्यसभा में चाहती थी, तो उन्होंने कुछ विधायकों से बातचीत करनी शुरू करी। तो मुझे ये कोई बात छिपी रहती है, आज के दिन सब बात खुली है, एंड सब जानते हैं कि कैसे सौदा हुआ। तो अगर फिर से ऐसा हो गया, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता में सवाल होगा, क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हैं वो तो अभी भी टाइट फाइट ही बता रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा आगे रहे। आपके पोल कह रहे होंगे, मेरा पोल नहीं कह रहा। आप बता ही नहीं रहे आपका पोल क्या कह रहा है, मैं दूसरी मेरा बात पूछ पोल रहा हूं। छोड़िए, मेरा पोल जब जिस दिन गिनती होगी आप मुझसे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा क्या है अपना पोल। नहीं, क्योंकि ये एक सवाल है ना कमलनाथ जी, आप ये बहुत मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, क्योंकि आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिन नेताओं को आप टिकट देते हैं, कांग्रेस की टिकट पे जो जीत के आते हैं, वो आप ही के साथ रहें, जनता को ऐसा ना लगे कि वोट हम कांग्रेस को दे रहे हैं लेकिन क्या पता ये बीजेपी में चले जाए। ये तो इसीलिए तो जब आप इस दफे वोट डालने जाएंगे, उनके मन में ये बात होगी कि वोट तो हमने इनको दिया था, अब ये बीजेपी की तरफ से आ गए, इससे तो हमें फायदा हो रहा है, और सब समझ गए हैं। मुझे चिंता नहीं है कि ये फिर से सौदा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी ने सब जगह सौदा किया, कहां नहीं किया? पूरे प्रदेश गिनिए जहां जहां इन्होंने सौदा किया। आप ही बताइए, जनता को बताइए, कहां कहां कौन से राज्यों में बीजेपी ने सौदा करके सरकार बनाई है। नहीं, पर अगर ये वाकई में, अगर नहीं आप ये बताइए। नहीं, अगर ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके वाकई एकदम कट्टर होते तो नहीं छोड़ते। बात नहीं है, सौदे की बात कर रहे हैं हम। पर बताइए कैसे नेता है आपके सौदा करके भाग जाते हैं? नेता अगर कोई सौदा कर लेता है, बड़े बिकाऊ टाइप के खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। ये सौदा करने के लिए तो सब घूम रहे। 100 विधायक थे जिन्होंने सौदा नहीं किया। कांग्रेस के पास आज भी 95 विधायक हैं जिन्होंने सौदा नहीं किया। अच्छा, सुरजेवाला जी आए थे, आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले वो बोल के गए कि कल कुछ और विधायक भाजपा से वापस आ रहे हैं। कितने ला रहे हैं आप वापस? देखिए, लाने की बात नहीं है, उनको ही हम वापस लेंगे जहां हमारा स्थानीय संगठन सहमत है। बहुत सारे विधायक मेरे से टच में, बहुत सारे। कितने टच में आपसे? ये छोड़िए कितने आप कोई खबर ही नहीं दे रहे, बताइए, अच्छे से बताइए ना। खबर देने के लिए मैं नहीं बैठा, आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मैं सीधी बात कह रहा हूं, विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे जो सौदा करके गए वो हैं, ये सब मेरे से संपर्क में हैं। मैं कहता हूं स्थानीय लोगों से आप उनको समझा दीजिए, अगर स्थानीय लोग सहमत हुए तब मैं आपको कांग्रेस में लेने को तैयार हूं, पर टिकट का कोई आश्वासन नहीं दे रहा। तो ऐसे और हैं जो वापस आना चाहते हैं?
बहुत सारे कई है, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है उनको मिलने की। क्या आप ये मानते हैं कि कर्नाटक में भाजपा की हार की एक वजह यह थी कि वहां पे मध्य प्रदेश की तुलना में भाजपा का संगठन कमजोर है? मध्य प्रदेश में चूंकि जनसंघ यहां से आता है, आरएसएस की हर जगह पे शाखा है, अच्छा वर्चस्व है पूरा, तो यहां पर बीजेपी का संगठन आज भी, हालांकि आपने पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया, लेकिन अभी भी बीजेपी का संगठन आपसे बहुत आगे है, और अगर टाइट फाइट होती है तो ऐसे में मजबूत संगठन भाजपा के काम आ सकता देखिए, है। ये 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने एहसास कर लिया था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। हमने भी अपना संगठन मजबूत किया, मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है। हमने जो संगठन मजबूत किया है, आज की बात करें, अशोकनगर में था, हमने सब मंडल सेक्टर वालों की मीटिंग करी, हर जगह मैं करता हूं। आज मुकाबला बीजेपी के संगठन से है, बीजेपी से केवल नहीं है। ये 4 साल पहले आप कह रहे थे ना, 4 साल से आप क्या कर रहे थे? मैं संगठन देख रहा था कि संगठन को मजबूत किया जाए, और आज हमारा संगठन तैयार खड़ा है, मैदान में तैयार खड़ा है। पर बराबरी की लड़ाई नहीं है, संगठन तो उनका अभी भी संगठन से मजबूत है। केवल नहीं होता, आपको कहने वाली भी तो कुछ बात होनी चाहिए। आप जनता से माफी मांगेंगे या अपने कार्यकाल की बात करेंगे? हमारे संगठन, हमारे जो कार्यकर्ता गांव में है, वो कहेंगे कि हमने तो अपनी नीति और नियत का परिचय दिया हुआ है आपको। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो माफी मांगने जाएंगे, हम छाती ठोक कर जनता के बीच में जाएंगे। कमलनाथ जी से अक्सर मेरी स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में मुलाकात होती है। वहां बढ़िया सा सूट वूट लगा के कमलनाथ जी घूमते हैं, रात्रि भोज का आयोजन करते हैं, सारे दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सीईओ, अलग अलग देशों के नेता सब जानते हैं, और सबकी 30-30, 40-40 साल से कमलनाथ जी से दोस्ती है। आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में दिल लगता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या? आपका मध्य प्रदेश की राजनीति में, स्थानीय राजनीति में दिल लगता है, या डावोस, स्विट्जरलैंड, वो वही सब बेहतर है? देखिए, 2 चीजें होती हैं अपनी जिंदगी में। एक होता है अचीवमेंट, एक होता है फुलफिलमेंट। मेरी खोज फुलफिलमेंट की है, और अगर 40 साल में चुनाव लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं, तो वो हवा में तो नहीं है ना। नहीं, वो तो आपके चुनाव क्षेत्र का, ये तो पूरे चुनाव राज्य का। क्षेत्र का नहीं, चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे हैं जो 2 दफा जीत के हार जाते हैं। आज मेरा क्षेत्र वो क्षेत्र है, मेरा जिला, मेरा लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा देश में एक है। मैंने सोचा था आप जानते होंगे कि एक जिला है, एक लोकसभा क्षेत्र है जहां सब विधायक कांग्रेस के, जहां महापौर कांग्रेस का। ऐसा कोई नहीं है। क्यों? कि हमारा संगठन है। मेरे पास कोई जादू नहीं है, पर हमारा संगठन है। इसीलिए तो उसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ छिंदवाड़ा कहा जाता है, आप जहाँ independent- के आप बादशाह हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता मेरा क्षेत्र। मैंने तो लोकसभा में खड़े होकर कहा, जब अब मैं नहीं कह सकते आप? नहीं, अभी भी कहते हैं? अभी भी मैं कहता हूं मेरी प्राथमिकता मेरा जिला रहेगा। आपका भी कहेगा, आप भी कहेंगे मेरा जिला प्राथमिकता है, पर प्रदेश का भविष्य भी मेरा प्राथमिकता है। तो आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक अचीवमेंट, एक फुलफिलमेंट। मतलब अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं तो मध्य प्रदेश में ये चुनाव जीतना आपके लंबे राजनीतिक करियर में एक तरीके से आप उसको फुलफिलमेंट मानते हैं कि मुझे एक तरीके से बदला लेना है, जो मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे उस धोखे में एक तरीके से बदला लेना है। मुझे बदला नहीं लेना, मुझे मध्य प्रदेश की जनता से न्याय करना है। आपका विजन क्या है? क्योंकि सुबह जब भाजपा के नेता आ रहे थे, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी की जो प्राथमिकताएं वो एकदम गलत हैं। बताइए, कोविड चल रहा था और ये आईफा का आयोजन करना चाह रहे थे मध्य प्रदेश में। बोलिए ये क्या है झूठ, कमलनाथ जी? बिल्कुल झूठ। ये बात बता दूं, मैं मुख्यमंत्री से जब कोविड की शुरुआत हुई, शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में कहा ये कोविड एक हवा है। ये क्या कहा था? कोविड कोरोना, ये सब मजाक उड़ाते थे। तब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोविड आया, क्या हुआ मध्य प्रदेश में? कोविड आया, उसके बाद फिर से 2021 में कोविड का बड़ी लहर आई। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? इन्होंने दबाए, ये तो आपने छापे,
आपके छापे हुए आंकड़े मध्य प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई और ये कितनी मृत्यु कहते हैं? ये दबाने छिपाने डराने की राजनीति का अब समय हो गया है। तो ये जब बात पब्लिक हो गई कि मध्य प्रदेश में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई और ये उसका 10% घोषित कर रहे हैं, ये तो कहेंगे ही कि कोविड तो शुरू हुआ, मैं 20 तारीख तक मुख्यमंत्री था, असली कोविड तो उसके बाद शुरू हुआ। मेरे यहां तो इसकी संदेश ही था, संकेत आ रहे थे कि कोविड शुरू होने वाला है और मैंने कहा था विधानसभा में हमें अब इसकी पूरी तैयारी करनी है। हाँ, ये मजाक उड़ाते थे मेरा, यही शिवराज सिंह जी। आपके अलग अलग औद्योगिक घरानों से अच्छे रिश्ते हैं, मध्य प्रदेश की जनता को उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया, मैं गया हूं इनके चुनाव क्षेत्र में, वहां पे टाटा भी है, सुजुकी भी, अलग अलग है, मतलब वहां पे आगे पीछे काफी खुला हुआ इलाका है, लेकिन इतना कुछ नहीं है, लेकिन हर बड़े बड़े औद्योगिक घराने को आप वहां पे लाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा आवश्यकता मध्य प्रदेश को निवेश की है। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है। मेरा प्रश्न है कि जिसको तमिलनाडु और हरियाणा में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में क्यों अपना उद्योग लगाता है? मैंने एक सम्मेलन किया था, मैंने कोई समिट नहीं किया। शिवराज सिंह जी तो एक समिट, 6 समिट कर चुके हैं, जहां उन्होंने कहा इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। ये मजाक। मैंने सम्मेलन किया जिस पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश में एक विश्वास बने। इन्वेस्टमेंट आता है विश्वास से। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अट्रैक्टिव, और ये तभी होता है जब मध्य प्रदेश जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको मध्य प्रदेश पर विश्वास हुए। मैंने बहुत सारी बड़ी कंपनियों से बात करी, मैंने कहा मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? कहते हैं छोड़िए, मध्य प्रदेश में तो भ्रष्टाचार दरवाजे से शुरू होता है, इतना भ्रष्टाचार हम 3 साल से तो जमीन के लिए भटक रहे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, तो इसमें जब निवेश लगता है तो गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, इस तरह के जो राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं, उसको ज्यादा फायदा है। तो यहाँ पे क्यों आएगा? आपने पंजाब हरियाणा की बात की, वहां तो इतने बड़े मार्केट से वो नजदीक है, वहां पे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उल्टी बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, उनको ज्यादा क्या लगेगा? जिसको तमिलनाडु हरियाणा में बेचना है वो आके मध्य प्रदेश में जो हमारे देश का सेंटर है वहां लगाएगा या पंजाब हरियाणा में लगाएगा? इसकी कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती। पर अगर वो देखे यहाँ का माहौल, यहाँ की पहचान माफिया से, यहाँ की पहचान मिलावट से, मैंने ये शुरू किया था कि मध्य प्रदेश की पहचान बदले, मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाई जाए, मध्य प्रदेश पर लोगों पर विश्वास हुए, और ये विश्वास से ही इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार तो होता है, पर इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई ढाबा खोल लेता है, कोई गाड़ी चला लेता है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। एंड मध्य प्रदेश लैंडलॉर्ड का स्टेट नहीं है, मध्य प्रदेश कृषि स्टेट है। सर, आपने देखा होगा भाजपा के तमाम नेता आ रहे हैं, हर मंच से सवाल पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी से, कांग्रेस से पूछिए कि ये जो डीएमके के नेता हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन्होंने जो बयान दिया सनातन धर्म पे, उस पे कमलनाथ जी का क्या कहना है? क्योंकि आपने हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाया, यहाँ पे आपने अपना वर्जन पेश किया हिंदुत्व का, तो ये जो अब सनातन धर्म को लेकर बहस चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये कोई बहस नहीं है, सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है, और सनातन धर्म जिस बात को कहता है कि सबको साथ लेके प्यार और सबको जोड़ के रखो, हमारा देश सनातन धर्म का है। कोई कुछ कहे, डीएमके वाला क्या है, खाना क्या कहे, मैं उस चक्कर में नहीं हूं। पर मुझे ये बताइए, जो आप लाइन ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लाइन है उससे थोड़ी अलग है? कोई कांग्रेस की सेंट्रल लाइन अलग नहीं है। अगर कोई अपने आप अपनी व्यक्तिगत राय दे दे, उसकी व्यक्तिगत राय है, पर इसमें राय की क्या आवश्यकता है? सीधी बात है, क्या राय की आवश्यकता है? सब जानते हैं अपना देश सनातन धर्म का देश है। सर, आपके और दिग्विजय सिंह साहब के रिश्ते को लेके अलग अलग चर्चा रहती है, हर की अपनी थ्योरी रहती है कि इस वक्त का रिश्ता कैसे। आप ही डिस्क्राइब कीजिए कि आपका और दिग्विजय जी का इस वक्त का रिश्ता कैसा है? हमारा बहुत पुराना संबंध है।
आज पूरे दिन मेरे साथ ही थे अशोकनगर में। हम साथ गए, साथ आए, और ये हमारे व्यक्तिगत संबंध है, और तो कोई ऐसी तनाव की बात नहीं है, पर कोई ऐसी बात भी नहीं है कि उनके संबंध से मैं प्रभावित हूं अपना कार्य करने में। क्या आपको कभी कभी लगता है कि दिग्विजय जी ना ही कुछ बोलें तो बेहतर है आपके लिए? देखिए, वो बोले, अपनी व्यक्तिगत राय दें। आज सब अपनी व्यक्तिगत राय, आज का जमाना है कि सब बोले, अपनी व्यक्तिगत राय दें, और ये व्यक्तिगत राय उनकी व्यक्तिगत राय है। ये ना तो पार्टी की राय होती है, ना देश की राय होती है, ना प्रदेश की राय होती है। सर, बुलडोजर राज को लेकर खूब चर्चा हुई। हाल में मध्य प्रदेश में खूब बुलडोजर चल रहे हैं। स्टार्ट यूपी से हुआ, एमपी में भी आ गए। ये जो बुलडोजर राज है, उस पे आपकी क्या राय? मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। आज जनता भाजपा पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। नहीं, पर ये तो आपने एक तरीके से राजनीतिक बयान दिया। मेरा ये कहना है कि जैसे ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बुलडोजर चल जाता है, कानून अपना काम करे उससे पहले कि अगर किसी पे कोई आरोप लगा, संगीन आरोप है, तो बुलडोजर चला दो। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या ऐसे मुखालफत करते हैं? देखिए, अगर सही बुलडोजर चलाया जाए तो सही है। अगर आप राजनीतिक दृष्टि से बुलडोजर चला रहे हैं तो इसमें कोई कहने की आवश्यकता है कि आप बुलडोजर को राजनीतिक हथियार नहीं बना सकते। अगर आपके पास कुछ कहने लायक नहीं है, कुछ करने लायक नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं है, तब तो बुलडोजर की बात करें। तो मैं तो कह रहा हूं, बुलडोजर अभी खूब चलेगा अगले 3 महीने, देखिएगा। बीजेपी जनता, मध्य प्रदेश की जनता बुलडोजर चलाएगी बीजेपी पर। कितने खुश है अपनी लाइन से, हाँ, कि अरे दिया मैंने एक जबरदस्त, वाह। अच्छा ये बताइए, ठीक, अच्छा ये आप लोग हंसिए मत, वो खुश हो रहे हैं अपनी लाइन से, इतना जबरदस्त उन्होंने दिया एकदम। नहीं, मैं आपके मुस्कुराहट से खुश हो रहा हूँ। नहीं, आप मेरी मुस्कुराहट से खुश नहीं हो रहे, या अपनी ही मुस्कुराहट से खुश हो रहे कि दिया मैंने एक जबरदस्त। चलिए ये बताइए सर, अगर आप ये करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी आप पे उल्टा आरोप लगाती है कि आप अगर आएंगे तो कांग्रेस के नेता वो कहते हैं कि इतने साल से भूखे हैं, अब इनको एकदम जैसा ही मौका मिला, अगर मौका मिला तो खूब करप्शन करेंगे। देखिए, ये सब बातें कहने के लिए हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सकता है? मध्य प्रदेश की जनता का है। पर ये कहेंगे करप्शन हुआ। शिवराज सिंह कहते रहते हैं 15 साल में मंत्रालय में इतना ठेकेदारों की, उद्योगपतियों की भीड़ लगी रहती है। मैं कहता हूं वहां तो सीसीटीवी कैमरा है भाई। सीसीटीवी कैमरा में देख लीजिए कौन आता था, कौन जाता था। इसमें बहस की क्या बात? नहीं, आप एक हैं, सीएम थे, आपके इर्द गिर्द भी तो इतने सारे लोग थे सर। देखिए, ये कह देना, जब कुछ कहने लायक बात ना हो बीजेपी के पास, वो अपनी बात कहें कि हमारे कार्यकाल में ये 50% की गवर्नमेंट है, हर चीज में इन्होंने सौदा किया है, हर चीज। आज ये घोटाला की गवर्नमेंट, कौन मध्य प्रदेश में कह सकता है ये घोटाले की गवर्नमेंट नहीं है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जब 50% करप्शन का आरोप लगाते, थोड़ा तो ठीक ठीक लगा लीजिए, 50% बोले तो बहुत, आधा पैसा ये लोग ले लेते हैं। मैं तो कह रहा हूं, ये तो शिवराज सिंह जी भी स्वीकार करेंगे। इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। क्या किया इस कर्जे से? ये आप चेक कर लीजिए, आपके पास तो बहुत मशीनरी है। 3,30,000 करोड़ रुपए का क्या हमारे संविदा वालों, क्या हमारे अतिथि शिक्षक, क्या हमारे आशा उषा कार्यकर्ताओं को लाभ हुआ? इन्होंने 3,30,000 करोड़ से किया क्या? ये आप हिसाब लगा के जनता को बताइएगा कि इन्होंने पिछले 10 महीने में कितने ठेके दिए, और ठेके में 25% एडवांस दिया, एडवांस से अपनी कमीशन निकाली। ये तो आंकड़ों की बात है, फैक्चुअल बात है। सर एक सवाल मैं बहुत वक्त से आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये कि आप और दिग्विजय जी एक पीढ़ी हैं कांग्रेस के, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अलग पीढ़ी थी कांग्रेस की, और कई सारे जो युवा हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पिछले चुनाव में मेहनत की, उनको उस तरह से आपने जगह दी नहीं, उनको घुटन महसूस हुई, इस वजह से वो छोड़ के बीजेपी चले गए। ऐसी बातें ज्योतिष जी ने भी कही। इस सब पर आपकी क्या राय? आपके हिसाब से वो क्यों छोड़ के गए? देखिए, मैं नहीं जानता क्यों छोड़े, वो उनसे जवाब देंगे। पर ये बात याद रखिए, वे खुद तो चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए। अब मेरे कारण तो हारे नहीं,
जो जनता के कारण हारे। अभी महापौर मेयर का चुनाव हुआ ग्वालियर में, कौन जीता? कांग्रेस जीती। मुरैना में हुआ, जो मुरैना बिल्कुल मोहल्ला है ग्वालियर का, कौन जीता? कांग्रेस जीती। तो आज ये बात सोचना कि इसका ये प्रभाव है, फलाने का ये है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव है, ठीक है, खुशी है, प्रभाव रहे आपका, पर ये मान लेना कि किसी को नुकसान फायदा है। अब प्रश्न बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, वो एक दूसरों से फैसला कर ले क्या किसका भविष्य है। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब, मैं ये पूछ रहा था कि आप उनको एडजस्ट और अकोमोडेट क्यों नहीं कर पाए कि आपकी भी जगह रहे, उनको भी थोड़ी घुटन ना होती। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो जो अकोमोडेट हो सकता था सब किया था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, पर उनका फैसला था, उनका वो अपना दूसरा रास्ता अपनाना चाहते थे। जो मैं कर सकता था, हमारे तो बड़े अच्छे संबंध थे और संबंध हमारे कोई खराब नहीं है, आज भी खराब नहीं है, आज भी अच्छे रिश्ते हैं। देखिए राजनीति अपनी जगह, मेरे पास तो मेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी है, मेरे दुश्मन नहीं है। बात होती रहती है उनसे। मेरी बात हो या नहीं हो उस चक्कर में मत पड़िए आप। हाँ, पर ये है कि ये राजनीतिक लाइन उनकी कुछ और थी, ठीक है, उन्होंने वो चूज करी, सेलेक्ट करी। अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मामा हैं तो कमलनाथ क्या है? मैं ना मामा हूं, ना मैं चाचा हूं, मैं मध्य प्रदेश के व्यक्तियों का, मध्य प्रदेश के मतदाताओं का भाई हूं। भाई हैं आप। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार आपने बीएसपी के साथ अलायंस की कोशिश की, वो वर्कआउट नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में मैंने देखा कि संघ के कुछ लोग एक अलग पार्टी बना रहे थे, कांग्रेस बीजेपी की इस लड़ाई में थर्ड पार्टीज और जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, उनका क्या रोल रहेगा? हमारा देश भर में जो इंडिया गठबंधन बना है, इस पर वो चर्चा करेंगे। या आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, पर बीएसपी ने तो कह दिया वो किसी गठबंधन में नहीं है। अब क्यों नहीं कहा, वो उनका फैसला है। मायावती जी को तो आप अच्छे से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं, उनको बोलिए कि भाई आ जाइए, फिर दलित वोट, ट्राइबल वोट थोड़ा आपको फायदा मिल जाएगा। पिछली बार आपने ट्राई भी किया था। मैं तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों के सब नेताओं को अच्छी तरह जानता हूं, और पर ये देखिए राजनीति अपनी जगह है, हमें अपने व्यक्तिगत संबंध राजनीति से नहीं जोड़ने चाहिए, और ये मैं नहीं जोड़ता। तो ये इंडिया अलायंस का चूंकि आपने जिक्र किया, इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई मुंबई में, फिर वो लोग ढूंढने लगे कि अगली बैठक कहां पे होनी चाहिए, तो कुछ चर्चा हुई कि क्या भोपाल जा सकते हैं। क्या ये बात सही है कि आपने इंडिया अलायंस वालों को बोल दिया भाई यहां मत आइए? नहीं, हमारा चुनाव है, मैं चुनाव में व्यस्त हूं, यही बात थी, और तो कोई बात नहीं है। इंडिया अलायंस की बैठक जहां भी होए, पर हमारा चुनाव है, मैं दौरों में व्यस्त हूं, तो मैंने कहा ये मेरा पूरा सब दौरा, मेरे सब अपना प्रचार डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ नहीं किया जाए। तो ये इंडिया वालों की यहाँ पे सभा होगी, रैली? मैं नहीं जानता, अब तो ये तय नहीं है कि भोपाल में होगा या नहीं होगा, अभी तक तो नहीं है। आप चाहते हैं कि वो आए या चाहते ना ही है? चाहने ना चाहने की बात है, मैं कह रहा हूं मैं व्यस्त हूं, मैं राजनीति में प्रचार में व्यस्त हूं, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये सब नेता बैठ के तय करेंगे। आपसे बड़ा नेता कौन है? आप अगर अलाउ करेंगे तभी आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। मुझे किसी को आमंत्रित नहीं करना, इनवाइट नहीं करना। बेसिकली आप बोल रहे कि डू नॉट डिस्टर्ब। अभी यहाँ भोपाल में कमलनाथ जी के विमान के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब नहीं, चुनाव है हमारा 2.5 महीनों में, और जब चुनाव है तो मैं ये कहूंगा, ये स्वाभाविक है कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं, क्योंकि जो भी आएंगे उनसे सबसे मेरे बहुत पुराने संबंध है, मुझे उनके साथ समय बिताना पड़ेगा, समय लगेगा, तो उस समय की कमी की वजह से मैंने ये बात कही है। अच्छा, ये जो बाबा बागेश्वर हैं, उनको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि वो भाजपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, उनके साथ भी हैं, आप भी उनको बुलाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। आपकी तरफ है या वो दूसरी तरफ है? मैं नहीं जानता किस तरफ है, मैं ये जानता हूं कि उन्होंने छिंदवाड़ा में कार्यक्रम किया, मैंने पढ़ा कि उनका कार्यक्रम है, मैंने कहा ठीक है, स्वागत है, कोई आ जाए, आप भी आ जाए, आपका भी स्वागत है। तो उन्होंने कहा
मैंने पढ़ा, उनके लोगों ने आए, उन्होंने बात की कि इनका प्रोग्राम यहाँ है। मैंने कहा आप यहाँ कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए। उन्होंने जो माने मंदिर 15 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट, छतरपुर से बड़ा है, 8 इंच बड़ा है। मैंने कहा यहाँ कर लीजिए, कहा ठीक है। उन्होंने कार्यक्रम किया, जो वो बोले सबके सामने, छिप के तो कुछ बोले नहीं। पर्चा निकाला उन्होंने आपका? क्या पर्चा? वो भविष्यवाणी करते हैं ना, पर्चा निकलता है कि आप सीएम। उन्होंने ना तो मेरे को कोई पर्चा दिया, ये पर्चा जिसको दिया वो जाने, उनका काम जाने। पर मैं तो उनकी कथा सुनी, जितना समय मेरे पास था मैंने उनकी कथा सुनी। प्रदीप मिश्रा जी भी आए, उनकी कथा भी मैंने सुनी। प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम 6 महीने पहले बन गया था, वो भी आए। आप खुद ही देख लीजिए आपके चैनल में कितना वो क्या क्या कहें। मतलब आप उन बाबा जी के पर्चों में विश्वास नहीं करते? देखिए, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। मैं तो कथा में, मैं तो अपनी धार्मिक भावनाओं से, जो धार्मिक बात करता है, धार्मिक कथा होती है, मैं उस पर विश्वास रखता हूं। अच्छा, दिल्ली में ये चर्चा बहुत गर्म थी कि जब अशोक गहलोत जी ने दिल्ली आने से मना कर दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, तो गांधी परिवार ने कमलनाथ जी को फोन किया कि आप बन जाइए कांग्रेस के अध्यक्ष। क्यों नहीं बने भाई आप? ये सब बात छोड़िए कि मैं क्यों नहीं बना, मुझे फोन किया, ये सब हमारी अंदरूनी बात है, हमारी पार्टी की आपस की बात है। पर मैं किसी हालत में मध्य प्रदेश छोड़ने वाला नहीं था। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे फोन आया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरे को चुनाव लड़ना है। मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। बहुत सारे आए पूरे प्रदेश भर से, मैं तो इतने प्रदेशों का मैं महामंत्री रहा हुआ हूँ। सबने कहा आप आइए, आप आइए, आप आइए। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला हूँ, और मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक चुनाव नहीं होता मैं मध्य प्रदेश में टिका रहूंगा, क्योंकि हमारा जो मेरे साथी हैं, जो कांग्रेस परिवार है, वो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, उनका साथ खड़े रहना चाहता हूं। क्या ये आपकी जिंदगी का, कमलनाथ जी, आखिरी चुनाव है? क्या ये आपकी जिंदगी का आखिरी चुनाव है? देखिए, जिंदगी में कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, ये बात याद रखिए। ये ना तो मेरा आखिरी इंटरव्यू है, ना तो पहला इंटरव्यू है। तो इस तरह आखिरी चुनाव है या नहीं है, ये समय तय करेगा। मतलब हो सकता है कि आपका अगले चुनाव में भी इंटरेस्ट हो सकता की बात छोड़िए, समय तय करेगा। चलो, ये तो हो गया कि इन्होंने बोला कि आखिरी इंटरव्यू नहीं है, तो मतलब मेरे लिए अभी उम्मीद कायम है कि फिर से मौका लग सकता है। ये जन आक्रोश यात्रा आप निकाल के ला रहे हैं, भाजपा कह रही है कि आप नकल कर रहे हैं, हम नकल कर रहे हैं, आप हमें कॉपी कर रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाली, इसलिए अब आप कर्नाटक से रथ लेके आ रहे हैं, अब आप जन आक्रोश यात्रा ला रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा जहां से निकली, वहां के लोगों से पूछिए कितना आशीर्वाद इन्हें मिला। इनको गालियां पड़ी, पहले भी इन्होंने ये यात्रा निकाली थी, मैं भूल गया कौन सी, क्या था, विकास यात्रा निकाली थी, लोगों ने मजाक उड़ाया। तो अब ये क्यों चिंतित हैं, ये अपनी यात्रा निकाले, हमारी यात्रा पर वो क्यों टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती बात। अगर आपका सब ठीक चल रहा है, आप तो कहिए, जो कांग्रेस चाहे करे, मैं तो कहता हूं जो बीजेपी चाहे करे। पर जब आप नर्वस हैं, जब आप डरे हुए हैं, तब आप ये आलोचना करेंगे कांग्रेस ये कर रहा है, कांग्रेस वो कर रहा है। मैंने तो अभी तक कोई बात नहीं करी कि बीजेपी क्या कर रही है, वो करे जो ठीक समझते हैं करें। नहीं, पर एक तरीके से रिफ्लेक्स कर्नाटक में क्या हो रहा था कि कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही थी, भाजपा पीछे पीछे आ रही थी। अब चूंकि कांग्रेस ने एजेंडा कर्नाटक में सेट किया, इस वजह से वहां से सबक लेते हुए फटाफट वो एजेंडा सेट करते जा रहे हैं। कोई एजेंडा सेट, यहाँ का एजेंडा पहले से ही सेट है। क्या है एजेंडा? एजेंडा है कि इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी प्यार से विदा करेंगी मध्य प्रदेश की जनता। राजस्थान में क्या होगा? मैं नहीं जानता, मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं देखता। आप मुझे बताइए राजस्थान में क्या होगा, आपके पास ज्यादा जानकारी है। मतलब आपने एकदम तय कर लिया कि मुझे बस अर्जुन की आंख की तरह मध्य प्रदेश के बाहर नहीं देखना है। बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के बाहर नहीं देखना चाहता। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जिस जगह क्या हो रहा है, मैं उसमें क्यों पढ़ूं। मेरा अगले 2.5-3 महीने फोकस केवल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है।
अच्छा, ऐसी चर्चा हो रही है कि सरकार वन नेशन वन पोल के बारे में सोच रही है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और जो लोकसभा चुनाव के बाद वाले विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, सब मिलके एक साथ हो जाएं। आपकी क्या राय है वन नेशन वन पोल पे? देखिए, ये कहने वाली बात सही है, वन नेशन वन पोल। कहीं सरकार, अगर कई राज्य में सरकार नहीं चले, वहां चुनाव बुलाना हुआ है तो क्या करेंगे? ये संविधान बनाया है बड़े सोच समझ के। अब संविधान में आप लोकसभा राज्यसभा में पास करवा लें, पर राज्यों को भी तो पास करना पड़ेगा। तो ये बात कि वन नेशन वन पोल स्लोगन अच्छा है, ये तो हो गया विधानसभा लोकसभा। हमारे जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, वो क्या विधानसभा से कम है? हमें नगर निगम के चुनाव होते हैं, वो क्या विधानसभा से कम है? उसका क्या करेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं, आप पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं? ना तो मैं पक्ष में हूं, जो संविधान कहता है मैं उसके पक्ष में हूं। बीजेपी अगले 2.5 महीने में मध्य प्रदेश में कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी कर रही है कि पूरी अपना जो असला है वो लगा देगी, बड़े बड़े नेता आएंगे, तमाम मुख्यमंत्री आएंगे, और यहाँ पे दूसरी तरफ धारणा ये है कि कमलनाथ अकेले ही एक तरीके से लड़ रहे हैं, पूरा जो कांग्रेस का मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ है। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार ये मोर्चा संभाल रहा है, कमलनाथ केवल नहीं संभाल रहे। सबसे पहली बात है, ये अब कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, फलानी बॉम्बिंग करेंगे, जिन्होंने ये कर्नाटक में भी तो करा था, पता नहीं किस तरह की बॉम्बिंग करी। पर ये आप जानते हैं कितनी सभाएं हुई, कितने नुक्कड़ सभा हुई, कितने रोड शो हुए। अंत में मुझे मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये कारपेट बॉम्बिंग, ये आ जाए वो आ जाए, इससे क्या अंत में फर्क पड़ता है? क्या जनता आज के दिन मूर्ख है? वो समय गया, वो समय गया जब आप जनता का गुमराह कर सकते थे। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। राहुल गांधी आएंगे? आप चाहते नहीं आए तो बेहतर है। नहीं, आएंगे जरूर, मैंने आमंत्रित किया उन्हें, वो आएंगे जरूर। प्रियंका गांधी भी आएंगी और खड़गे जी भी आएंगे। कम से कम आएंगे या खूब टाइम बिताएंगे? जितना वो समय दे सके वो आएंगे। मैंने तो आप कहा, चाहते हैं कि आए? मैं चाहता हूं बहुत समय दें, यहाँ क्यों नहीं दें? कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि ये आप सोचते हैं उल्टा पड़ जाएगा, किसके लिए उल्टा पड़ेगा वो तय होगा। पर ये क्यों चिंता करते, क्या हम क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी ज्यादा चिंता करती है, हम क्या कर रहे हैं? वो चिंता करे, उनको क्या करना है, हमें क्यों? हमें जो करना है, हमारी रणनीति हम करेंगे। अभी आपका कोई तुरुप का पत्ता है जो आप एकदम तैयार रखें निकालने वाले? मैं पत्ते नहीं खेलता। ये शिवराज सिंह जी की खासियत है, वो पत्ते खेलते हैं। 4 महीने पहले एक पत्ता खेला, हाँ, ये पत्ते खेल लें, मैं पत्ता नहीं खेलता। तो क्या खेलते मैं हैं? तो जो पत्ते नहीं प्रदेश खेलते? के हित में वो बात कहता हूं, वो बात करूंगा। तो अगर पत्ते नहीं खेलते तो आप क्या खेलते हैं? मैं इस प्रकार के खेल खेलता नहीं हूं। मेरी राजनीति बड़ी स्पष्ट है, मेरी राजनीति बहुत स्पष्ट है, सब जानते हैं, और सबसे मेरा बहुत पुराना संबंध है, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए, जो आपने पिछले 40 साल में राजनीतिक पूंजी कमाई है, एक तरीके से ये आगामी विधानसभा चुनाव उस पूंजी का इम्तिहान है। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आपने तय कर लिया है कि जो आप मानते हैं आपके साथ दगा हुआ, उसका बदला लेना है। हालांकि आप इनकार कर रहे हैं कि वो बदला नहीं है, लेकिन आपने एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है कि कोई स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगा, कोई डावोस नहीं जाऊंगा, कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं जाऊंगा, सारे विदेशी दोस्तों को नमस्ते, फिलहाल मैं अर्जुन की आंख की तरह हूं। मेरी कमिटमेंट मध्य प्रदेश को है। अब मेरी कमिटमेंट अगर मध्य प्रदेश को है तो मैं वही करूंगा जो मध्य प्रदेश के हित में होए। कभी कभी आपको लगता है अगर 20 साल पहले आपका नजरिया होता तो आपकी पॉलिटिक्स बड़ी अलग होती? नहीं, 20 साल पहले मैं राज्य की राजनीति में नहीं था। मैं तो पहले मई 2018 में अध्यक्ष बना। उसके पहले तो मैं राज्य की, पर ये मैं मुझे स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं था। सर, ये थोड़ा ट्रेजेक्टरी एक्सप्लेन करिए। ज्यादातर लोग राज्य से स्टार्ट करके सेंटर में जाते हैं, आप सेंटर से स्टार्ट करके वापस राज्य में आ रहे हैं। बिल्कुल सही, पूरा मेरा एक्सपीरियंस, मैं 91 से मिनिस्टर था, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कर लिया केंद्र में। तो किसमें ज्यादा मजा है, केंद्र में मंत्री बनने में या राज्य में मुख्यमंत्री बनने में? दोनों में मजा है, दोनों में मजा है, सब अलग अलग मजा है।
कभी आप ये खाते हैं, कभी आप आलू खाते हैं, कभी आप दाल खाते हैं, सबका अपना अलग अलग मजा है। आप आलू दाल खाते हैं, आप सैंडविच खाते हैं? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या खाता हूं, मैं क्या करता हूं, सबको इससे सारी बहुत चिंता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, मैं बड़ा फिट हूं। हाँ, कमलनाथ जी, आप खास तौर से आए यहाँ भोपाल आज तक के मध्य प्रदेश की पंचायत में, आपने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने एक चीज तो देखी, ये चर्चा चल रही कि भारत की जो क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन कमलनाथ जी ने ये जरूर दिखा दिया कि मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए इनकी फिटनेस पूरी है। मेरी फिटनेस जनता की फिटनेस है, जनता की फिटनेस पूरी है भाजपा को विदा करने की। चलिए, ये तो जनता को तय करना है, फैसला हम उन पे छोड़ते हैं। वक्त खत्म हो चुका है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।